अब मेरा ख्याल है आवाज आ रही होगी। हाँ, आवाज आ रही है सर। नमस्कार आलोक जी। जी नमस्कार, प्रणाम सबको। सब जो है सब वरिष्ठ लोग हैं वहाँ पर, और बहुत समय बाद मौका मिल रहा है। एक मिनट। मैम आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। हेलो जी हाँ, अब ठीक आ रही है थोड़ा, हाँ अब आ रही है। पुनः मैं एक बार अभ्यास मंडल के मासिक व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक व्याख्यान आवाज में कुछ है। आवाज कट रही है बार बार आपकी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। को प्रवाहित करने का एक उद्यत प्रयास 90 के दशक का उद्देश्य होता है राष्ट्र के और समाज के प्रगति के माध्यम से नागरिकों को जन अवगत कराना तथा पर्यावरण गतिविधियों को करने का प्रयास राष्ट्रमंडल के द्वारा किया जाता है। ऐसा ही आज इस प्रयास के प्रस्ताव पुनः आप सबके सामने मासिक व्याख्यान के बारे में कहा जाता है। हमारे समाज में का साझेदारी समाज में वर्तमान कारनामा भावनाओं सामाजिक समस्याओं का प्रयास करते हैं और हम पाठ्यक्रम कार्य करते हैं। अपने पत्रकारिता वैज्ञानिक हस्ताक्षर आप वरिष्ठ पत्रकार संपादक एवं आपका अभ्यास परिवार बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय देने के लिए मुझे मौका मिला है जिनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत विशाल है। पद्मश्री आलोक मेहता जी, ये नाम लेना ज्यादा ठीक रहेगा। और शुरुआत हम इनके प्रकाशन से अगर करूं या लेखन से करूं या संपादन से करूं, बहुत बड़ा बृहद अनुभव है। लेकिन फिर भी कुछ नए पाठक, नए जो श्रोता हैं हमारे अभ्यास मंडल के, सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि आलोक मेहता जी का हमारे शहर से बहुत पुराना परिचय है। आप एक एडिटर हैं, राइटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, पत्रकार के रूप में काम किया है, आउटलुक के संपादक रहे हैं, नई दुनिया के बहुत सारे संस्करणों के संपादन आपने किए हैं, बहुत सारे पत्रिकाएं आपने देखी हैं, ऑडियो विजुअल मीडिया में आपने काम किया है, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका में सलाहकार के रूप में काम किया है, जर्मनी के एक रेडियो के लिए भी काम किया है, साथ ही साथ हिंदुस्तान के एडिटर रहे हैं, दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स,
इन सभी के संपादन का कार्य इन्होंने बहुत बखूबी किया है। 50 वर्षों के अपने वृहद कार्य अनुभव के अलावा आपकी 21 पुस्तकें हैं। इन्होंने बहुत सारे टीवी के प्रोग्राम्स भी दिए हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ हिंदी रेडियो से भी उसके जुड़े हुए हैं। टीवी के चैनल्स, अलग अलग चैनल्स जैसे जी जनमत दिल से दिया है, दूरदर्शन में एडिटर्स चॉइस दिया है, राज्यसभा टीवी के साथ कलाम गवाह है, ऐसे प्रोग्राम्स को भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। उसमें एंकरिंग भी की है और वर्तमान में तो हम आलोक मेहता सर को डिस्कशन के रूप में देखते हैं कि बहुत सारे जगह पर आप पैनलिस्ट के रूप में हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देते हैं। तो पत्रकारिता की एक आधारशिला इन्होंने रखी है जिसके ऊपर नए पत्रकारों को काम करना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ कि किस प्रकार से हम मिशन और किस प्रकार से हम एजेंडा आधारित पत्रकारिता में अंतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें आलोक मेहता जी से सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के अलग अलग समय पर विदेश मंत्रियों के इंटरव्यूज लिए हैं, उनके साथ कई विदेशी दौरे भी किए हैं और कई सारे फॉरेन लीडर्स के साथ, बहुत सारे विदेश मंत्रियों के साथ, दूसरे देशों के, उनके साथ भी बहुत अलग अलग तरह पर स्तरों पर बात की है। और हमारे राष्ट्रपति जी का भी इन्होंने इंटरव्यू लिया है, उनके साथ में इन्होंने कई जगह पर यात्राएं भी की हैं। 21 पुस्तकें लिखी हैं। 21 पुस्तकें अपने आप में बहुत बड़ा एक अलग क्षेत्र है कि आपने सक्रिय पत्रकारिता के साथ, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, इंटरव्यू, बातचीत, एंकरिंग सभी सम्मिलित हैं, उसके बावजूद भी आपने लेखन कर्म को नहीं छोड़ा है। यह बहुत सराहनीय है और हमारे लिए अनुकरणीय है कि हम बाकी सारे अपने कार्यक्षेत्र जारी रखें, लेकिन जो हमारा मूल कर्म है जन पत्रकारिता का, वो लेखन कर्म आपने नहीं छोड़ा है और आपने 21 पुस्तकें लिखी हैं। इसमें पावर प्रेस एंड पॉलिटिक्स है, जिसे ब्लूमबेरी ने पब्लिश किया था। इंग्लिश जर्नलिज्म कीपिंग इन क्लीन रूपा पब्लिकेशन की पुस्तक है। पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा, जो कोड ऑफ एथिक्स पे है, हमारी पत्रकारिता की आचार संहिता पे है, वो आपने लिखी है। सफर सुहाना दुनिया का एक ट्रैवलॉग है जिसमें 37 कंट्री देशों की बातें हैं। तो 37 देशों को एक ट्रैवलॉग में रखना अपने आप में एक अद्भुत है। मतलब 37 देशों की आपने यात्रा की है, ये कम से कम की बात हो गई। अधिकतम कहाँ कहाँ गए हैं वो हम जब रूबरू बात कर सकते हैं तो जान सकते हैं। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। आपने कॉफी टेबल बुक भी निकाली है, जो पत्रकारिता का एक नया एक अनुभव होता है कि कॉफी टेबल बुक होती है। तो कॉफी टेबल बुक भी आपने निकाली है, जो है नर्मदा माँ नर्मदा पे। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फॉरवर्ड किया, उसमें फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है। तो इस तरीके की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये भी एक पुस्तक है। और भी बहुत सारी है, कलम के सेनापति मीडिया, एडिटर्स, और बहुत सारी बातें इनकी साथ में हैं। बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं आपको। पद्मश्री के बाद मेरे को लगता है कि बाकी सारी बातें छोटी हैं, कि बहुत पुरस्कार होंगे। 50 साल के बृहद जीवन अनुभव में आपने कितने पुरस्कार लिए होंगे और कितनों ने आपके हाथ से पुरस्कार लिए होंगे, ये बहुत अपने आप में सराहनीय लगता है मुझे। और ऐसे व्यक्तित्व है, हम कृतित्व को, इनके कृतित्व पे हम बात करेंगे, आप हमें मार्गदर्शन देंगे। तो मैं अभ्यास मंडल की ओर से, हमारे सभी श्रुति श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सादर नमन कि आप हम सबको मार्गदर्शन देते रहें और हम आपको इसी तरह से टीवी पर देखकर अभिभूत होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसमें रूबरू, और वैसे भी हम लोग मिलते रहे, तो हम फिर जब मिलेंगे स्थितियां ठीक होंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि हम रूबरू मिलेंगे और आपके ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा हम सभी को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है। लता जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम हमारे अभ्यास मंडल के सभी पदाधिकारी, मित्र, और बड़ी संख्या में अभ्यास मंडल का एक बहुत पुराना महत्व है, जो मैं चूँकि राजेंद्र माथुर जी का शिष्य रहा हूँ, इंदौर की नगरी के, और राहुल बारपुते जी, इन सबके जो संस्कार मिले, और इसीलिए अभ्यास मंडल के बारे में हमेशा सुनता रहा। कई बार ऐसा भी अवसर आए जब मुझे 2-3 बार निमंत्रण पत्र से मिले कि वहाँ आना है, कुछ ऐसे कारण रहे कि मैं वहाँ नहीं जा सका। इस बार जिसको कहते हैं कि कठिनाई का दौर कोरोना का रहा, तो उस समय सब लोग ज़्यादा यात्राएं भी कम हो रही हैं, और मैंने सोचा कि इस समय यदि यहाँ से जुड़ सकते हैं तो कम से कम एक संवाद जिसको कह सकते हैं उसका अवसर मिल रहा है। तो मैं तो पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ शिवाजी मोहिते जी का, और अभी डॉक्टर पल्लवी जी ने और डॉक्टर सोनाली जी ने इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया। मैं सही माने में प्रवचन मैंने इसीलिए लिखा भी था शिवाजी जी को कि
देखिए, मैं कोई बहुत ऐसे प्रवचन वालों में से नहीं हूँ। अब मैं जानता हूँ अभ्यास मंडल में बहुत ही विद्वान प्रखर वक्ता भी आए हैं। हाँ, ये सही है कि मैं अपना अनुभव साझा करूँ। जैसे कहते हैं कि ये गांव से लेके महानगर तक का और सामाजिक सरोकार समय के साथ जो बदले हैं, ये मैं इसलिए कहता हूँ बदले, मतलब सरोकार तो वही रहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ भिन्न रहती हैं। और मैं ज़रूर ये निवेदन प्रारंभ में ही करूँगा कि असहमतियों का स्वागत करना हमारा सबका धर्म भी है, लोकतंत्र में है, पत्रकारिता में है, समाज में भी है। तो इसलिए मेरी जिन बातों से असहमत भी हों, उनको मैं पहले से ही क्षमा उनसे मांग लेता हूँ। असहमत हो, आपका अधिकार है, आप और विचार व्यक्त करें, उनको और आगे उनमें से जो मुझे विचार ठीक लगे उससे सही माने, जो नहीं माने उस पर बहस जारी रखे, क्योंकि दोनों पहलू हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे हमारे समाज में आजकल खास करके बहस इसीलिए विषय भी चुना गया है, तो बहुत सारे विषय आपके यहाँ हमेशा जो जिस क्षेत्र के लोग आते हैं बात करते ही हैं, लेकिन समाज में एक चिंता का एक हमेशा वातावरण आज से तो नहीं है। ये तो मैं जन्म जिसको कहना चाहिए, जब से मैं अपने बचपन से जो मैंने देखा गांव से लेकर, सामाजिक सरोकार की बात तो तब से होती रही। हम तो आज़ादी की पहले की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आज़ादी जिन सामाजिक सरोकार के लिए थी, जिसके लिए सत्ता लोकतंत्र वापस आए, लोकतंत्र आए, राम राज्य हमारे यहाँ रहा है, उस दृष्टि से सामाजिक सरोकार को निभाते हुए बदलाव आए। राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी से लेकर के स्वतंत्रता के बाद भी बदलाव आते रहे हैं और इसलिए निराशा के दौर आए। लेकिन मैं जिन संपादकों से या जिनके साथ मेरे संपर्क संबंध रहे, इंदौर से लेकर दिल्ली तक, मुंबई तक, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, राजेंद्र माथुर जी, मनोज श्याम जोशी जी, बाद में उसके पहले अज्ञेय जी, जिनके साथ मैंने शायद अखबार में तो लगातार काम नहीं किया, लेकिन उनके बड़ा व्यक्तिगत संबंध मेरे उनसे रहे, कमलेश्वर जी, ऐसे बड़े संपादक रहे। उन्होंने हमेशा ये प्रेरणा दी कि समाज में, और ये राजनीति का भी हिस्सा है, सत्ता कहें उसको, सत्ता में राजनीति की दायित्व तो ये है कि आप आशा और विश्वास पैदा करें। समाज में निराशा पैदा करने से ना आज़ादी मिल सकती थी, ना आर्थिक स्वराज मिल सकता है। तो मेरी कुछ बातों पे ये हो सकता है कि लोग कहें कि आप बड़े आशावादी रहते हैं, तो मुझे सिखाया ये गया है और मैं उसके लिए कह ही रहा हूँ कि बदलाव आए। मैंने खुद देखा, मैं तो कैसे गांव से आया, जो मैं कई बार इसका जिक्र भी करता हूँ, जहाँ उस गांव में न खाली कुआं होता था, स्कूल के ही उसी कक्ष में जहाँ पिताजी शिक्षक थे, उसी में कुछ समय तक, मतलब कुछ वर्ष कहना चाहिए, 4-5 वर्ष, तो उसी में सोना भी होता था, सुबह क्लास, दिन में क्लास लगती थी, सरकारी स्कूल था, मतलब कोई सड़क नहीं थी। तो उस गांव में कितने बदलाव आ चुके हैं। उज्जैन से पास, आप जानते ही हैं, चिंतावन जवासिया एक गाँव, वहाँ आज कितना बदलाव आ चुका है। जब मैंने बचपन में जो देखा, उसके बाद भी कुछ वर्ष पहले एक बार 10-15 वर्ष पहले जाने का अवसर मिला, तब देखने का बदलाव आया। वहाँ से लेके देश भर में परिवर्तन आए हैं, नई सामाजिक चुनौतियां अवश्य आई हैं। सरोकार तो वही है कि भाई शिक्षा अच्छी हो, जैसा मैंने कहा, यदि वहाँ से मुझे आगे पढ़ने का दूसरे बड़े स्कूल में पिताजी का यदि स्थानांतर नहीं होता तो शायद मैं आगे पढ़ ही नहीं पाता। मैंने कहा कि चौथी के बाद में पढ़ कैसे पाऊंगा, तो किसी शुरू से मुझे बोलने का जो अवसर कभी मिल गया था बचपन में भी, छोटी से 15 अगस्त 26 जनवरी, मुझे भी याद नहीं किस में था, लेकिन एक मंत्री महोदय को जब मैंने कहा कि आगे तो पढ़ने का है नहीं, तो इसीलिए पिता का तबादला हुआ। तो शिक्षा है। कोरोना काल में हम स्वास्थ्य की दुनिया भर में चिंता कर रहे हैं, यहाँ से लेकर अमेरिका तक। आज भी आया है कि अमेरिका में बड़ी संख्या में, मैंने 35 से अधिक इलाकों में, राज्यों में बच्चों के लिए कोरोना का संकट इस समय और गहरा गया है। तो जो विकसित देश हैं, वहाँ भी समस्याएं स्वास्थ्य के लिए यदि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसके कुछ और कारण हो सकते हैं, हमारे यहाँ कुछ और कारण हो सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे दुखद हुआ, इसके लिए मैं बल्कि श्रद्धांजलि भी देता हूँ। हमारे उस पूरे इंदौर क्षेत्र या पूरे भारत में हमारे कई लेखक, पत्रकार, संपादक, प्रभु जोशी जी इंदौर के ही थे, बड़े हमारे मित्र हैं। तो ऐसे कई लोगों के, उनको हमें बीच में खोना भी पड़ा। स्वास्थ्य की सुविधाओं को कहे, लेकिन कुछ तो अकाल जिसको कहते हैं कि कुछ जिसका संकट होता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक रोजगार, जो सामाजिक सरोकार की बात है, जो महात्मा गांधी के समय से हम बात करते रहे हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन यही रहता है कि आप हमारी तुलना तिलक की पत्रकारिता, गांधी की पत्रकारिता, यहाँ तक कि परारकर जी की पत्रकारिता आदर्श तो है, लेकिन भारत की परिस्थितियों में उसके बदलाव हैं, उसकी नई चुनौतियां हैं।
समाज में मतलब पहले जितना ज्यादा यदि बिल्कुल छुआछूत था या भेदभाव थे या शिक्षा की सुविधाएं कम थी, तो आज शिक्षा की सुविधाएं तो इतनी बड़ी है। हम जैसे लोग जो गांव से निकल करके दिल्ली में 50 वर्ष से यदि काम कर रहे हैं, तो देश विदेश में काम कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली अमेरिका में यदि हमारे 40% हमारे भारतीय काम कर रहे हैं, तो हम ये कैसे कहें कि भारत ने प्रगति नहीं की है और आगे नहीं कर रहा है। सामाजिक प्रगति भी हुई है और सत्ता की राजनीति के गुण अवगुण पहले भी थे, आज भी हैं, कुछ बड़े हैं कुछ घटे हैं। कोरोना की किसने, बायोकेमिकल, मैंने 2001 में एक लेख लिखा था और वो छपा भी था एक बड़े प्रमुख अखबार में भी, और तब मैंने कुछ ये इस तरह के जैविक हमलों की आशंका व्यक्त की थी। इसलिए नहीं कि कोई भविष्यवाणी में जानता था, लेकिन लगता उस पर काम करते रहे, विदेशों में भी जाते रहे, तो लगता था कि आने वाले समय में इस तरह का युद्ध की टेक्निकल युद्ध, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये युद्ध जैसी ही स्थिति बनी जिसमें पूरा विश्व युद्ध की तरह से जूझ गया। तो एक तरफ ये स्वास्थ्य के लिए यदि सुविधाएं और अधिक अच्छी होती सब जगह, या लोग स्वस्थ सामाजिक, जैसे मैंने कहा मैं पश्चिम में रहा भी हूँ, जाता भी रहा हूँ, जर्मनी में 3 वर्ष रहा, वहाँ बल्कि मुझे स्वास्थ्य की बड़ी कठिनाई हुई। और आप आश्चर्य करेंगे 80 बात है 1980 81 की 81, तब भी वहाँ के डॉक्टरों ने कहा था कि जैसे एक ऐसा ऑपरेशन है खाली फूड पाइप का कि अब तो उसमें मैंने 99% बचने का कोई चांस नहीं है। और उसके बाद मैंने भारत से आयुर्वेदिक दवाई मंगाई थी। मैं कोई आयुर्वेद का प्रचार नहीं कर रहा हूँ वर्तमान विवाद में, लेकिन बता रहा हूँ उस समय भी फिर यहाँ से जब वो कुछ ऐसी मैंने जब सबको पत्र लिख दिया था कि भाई अब तो मैं शायद ही आ पाऊँ भारत, और फिर मैंने अस्पताल से कहा कि मैं अपने रिस्क पर ही ऑपरेशन नहीं कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये चुनौतियाँ पहले भी थी, आयुर्वेद यदि है उसके बाद भी इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी आई, आज के डॉक्टर बहुत सेवा उन्होंने की है, स्वास्थ्य है। इसी तरह से रोजगार है, ये सही है कि रोजगार में पहले कितनी कम तनख्वाह शिक्षक की होती थी, कितनी कम तनख्वाह पत्रकारों की भी होती थी। मैंने तो मतलब जब नई दुनिया शुरू में जब ज्वाइन किया था 1970 में तो 125 रुपये मिलता था। दिल्ली आया तो 200-250 के आसपास करीब, उसके 1-1.5 साल बाद जब दिल्ली आना हुआ तो यहाँ भी उससे ज़्यादा तनख्वाहें नहीं थी। फिर कुछ और अपना कुछ साथ साथ स्वतंत्र लेखन करके किया। तो मैं अपने अनुभव इसलिए साझा कर रहा हूँ कि परिवर्तन आपकी प्राथमिकता है, जो काम कर सकते हैं। स्वरोजगार की बात जब की जाती है, यदि महात्मा गांधी ने भी तो ग्राम उद्योग की बात की थी, और आज यदि कोई प्रधानमंत्री हो, ये नहीं कहना चाहिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए मैं उनका समर्थन, लेकिन आज भी यदि उनका सुबह किसी उनकी मन की बात जो में उन्होंने बोला, मुद्दे तो वो ठीक कह रहे हैं ना कि स्वरोजगार ही एक रास्ता है। जो चीन में मैंने देखा, अमेरिका में देखा, जर्मनी में देखा, आज भी ड्राइवर को हम क्या कहते हैं, ड्राइवर है, उसको वहाँ रहे पानी बाहर पिला दो, चाय पिला दो। हम जैसे लोग जो मानते हैं कि वो भी हमारे साथ यदि थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसको भी कुर्सी पर बैठ करके भी पानी पिलाया जा सकता है। ये पश्चिम का यदि अच्छा असर भी है या खराब असर है कि यदि आप उसको गुलाम की तरह, अंग्रेजों की तरह ट्रीट करने लगे, तो समाज में ये चुनौतियां लगातार, ये सामाजिक सरोकार है जिसके लिए किया जाए। और इसके साथ जुड़ा है लोकतंत्र में पंचायत। मेरा प्रिय विषय है 2-3 जिसको मैं मानता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत, क्योंकि लोकतंत्र वहीं से शुरू होता है। मैं फिर से अपना उदाहरण दूंगा। उस गांव में पिताजी जो कि शिक्षक थे और अकेले शिक्षक थे, तो माता भी बहुत ज्यादा, माताजी हमारी पढ़ी नहीं थी, लेकिन जितनी पढ़ाई की थी उसके बाद हुआ कि प्रौढ़ शिक्षा, महिलाओं, उस समय प्रौढ़ शिक्षा की स्कीम चलती थी। मैं आपको जो मुझे होश आया होगा तो उस हिसाब से कह सकता हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे याद है 55 की बात होगी जब मैं वहाँ था छोटा। तो उस समय उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया, तो गाँव के कुछ बड़े प्रभावी जो भी हो गए उस समय, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उन लोगों ने आकर के बड़ा विरोध किया और बाकायदा लाठी वाठी लेकर के। पिताजी वो भी मतलब पहले तो पुराने से व्यायाम करके और प्रशिक्षित शिक्षित जैसे कहते हैं कि रहते थे, खेती वेती बाड़ी भी रही थी दादाजी की हमारे, तो उनमें भी एक जागरूकता थी समाज में, परिवार से उनको विरासत में मिला था कि समाज में सुधार करना चाहिए। दादाजी तो 52 में जब मेरा जन्म हुआ तो शाहजहाँपुर उस इलाके में चुनाव लड़ चुके थे, जीते नहीं, लेकिन एक सामाजिक सुधार के लिए उनका था अपनी खेती और काम होते हुए भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस प्रौढ़ शिक्षा का भी विरोध हो रहा था कि महिलाओं को क्यों पढ़ा रहे हैं। अब आज कितनी जागरूकता आई है, महिलाएं, मैंने देखा है, मैं कुछ उदाहरण दूंगा। हरियाणा, जहाँ ये माना जाता है कि लड़कियों को पैदा होते ही, कई बार राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती थी, जब पत्रकारिता में हमने कई इश्यूज उठाए भी है कि बच्चियों को मार दिया जाता था कि बेटी पैदा हो गई। वहाँ के सरपंच
और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि प्रामाणिक, यदि किसी को आपत्ति हो तो मैं उनको विवरण भी बाद में कोई मांगेगा तो मैं दे सकता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कोई हवाई बात नहीं करना चाहता, प्रामाणिक है। इसलिए संपादक होते हुए भी मैं जहाँ तक हो जमीनी जाने की कोशिश भी करता हूँ जब भी ऐसा कोई मौका मिल सके, टीवी के लिए, अखबार के लिए, पत्रकारिता के लिए। तो और दूसरी दंतेवाड़ा बस्तर जो सबसे दूर, जिसको कहते कठिन इलाका है, वहाँ भी महिलाएं जितनी जागरूक हुई हैं ये मुझे चमत्कृत करती है। दिल्ली में हमें उस तरह की, मैं जिस इलाके में रहता हूँ नेपाल बिहार में, वहाँ भी वैसी जो बैटरी चालित जो रिक्शा है वो महिलाएं चलाती, मुझे एक भी नहीं दिखाई देती, लेकिन मुझे दंतेवाड़ा में दिखाई दी। तो बहुत जहाँ रिमोट सबसे अधिक आसपास, हम रात को जब यात्रा मैंने की तो वहाँ गोलियां चल रही थी, मतलब पास के किसी इलाके में। सुबह जाके हमें मालूम पड़ा रायपुर में कि आप तो उस सड़क के पास से निकल के आए, वहाँ तो पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो रही थी उस इलाके में। उस इलाके में एक 100 करोड़ का एक स्कूल है दंतेवाड़ा में, आप लोग कभी जाए तो देखे। और वो मतलब उन लोगों के लिए जो अक्सर प्रभावित बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक महिला मिली छत्तीसगढ़ में, जिनको शायद अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में आपने देखा भी होगा, उन्हें पद्मश्री मिली है। बड़ा लोग आपने अभी परिचय में भी कह दिया पद्मश्री, लेकिन उसके लिए क्या, वो हमने तो फिर भी चलो एक फ्रेम में लगा के रखा है। उन्होंने वो उनके मिट्टी का जो अपना, जिसको कहते हैं ना आलिया, हमारे यहाँ जो मालवा की भाषा में कहते हैं कि कोने में आला जो होता है, उस तरह से उसमें कहीं मिट्टी पड़ी हुई थी, पद्मश्री मिली हुई। लेकिन उस महिला ने 25 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सामूहिक महिलाओं का एक समूह बना करके उनका काम कर रही है, लेकिन रहती वैसे ही है गाँव में। तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज में प्रगति हुई है। जिस एक्सट्रीम में गाँव में पढ़ाए जाने पर लाठियां लेकर के लोग मारने आ गए थे कि महिलाओं को यहाँ पढ़ाया क्यों जा रहा है, हमारी महिलाओं को घर में रहने दो। आज उस समाज में महिलाएं, उसने भी उसके जबकि 2 बच्चे हैं, गांव में उसी जिस घर में रहती है वहाँ भी गाय भैंस आज भी अंदर ही बंधी हुई होती है, कमरे में, दूसरे कमरे में वो परिवार रहता है। तो उसके बाद भी लेकिन उसमें जागरूकता आई है। तो सामाजिक उसके बाद भी लेकिन बदलाव जरूरत है, यहाँ से लेके कश्मीर तक। अभी सामाजिक सरोकार की हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, केरल तो बहुत साक्षर और प्रगति है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य का इस समय संकट कोरोना का सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र प्रभावित हो रहा है। तो इस जो ऐसे राज्य हैं जो बहुत संपन्न और सबसे साक्षर हैं, वहाँ भी समस्याएं कई तरह की है और सब सुविधाएं भी है। वहाँ तो खाड़ी के देशों से केरल में काम करने वाली बहनें, हमारी नर्सें बहनें बहुत काम करती हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही काम करती हैं, लेकिन वहाँ भी संकट आ गया क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल, जीवन शैली जो रही होगी। तो हमें समाज में इन विषयों को लेकर लगातार प्रयास तो करना ही है, करना चाहिए ही, और यही पत्रकारिता का धर्म है। और मैं इसलिए जब सामाजिक सरोकार की बात करते हैं तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई मैंने तो यही काम किया। आपकी प्राथमिकता तय कर लेते, मैं कुछ और प्रबंधन के क्षेत्र में चला जाता, और किसी क्षेत्र में चला जाता, विदेश में और किसी, या इलेक्ट्रोमीडिया में कुछ ऐसे ढंग से काम करता कि ज़्यादा धन अर्जित कर सके। तो वो प्राथमिकता अपनी खुद की तय करने की है। और राजनीति में भी गंदगी है, पत्रकारिता में भी गड़बड़ है, इसका भी जिक्र डॉक्टर सोनाली ने किया कि मेरी पुस्तक हाल में जो आई है पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स। अब ये इसमें मैंने इसलिए अंग्रेजी, हिंदी में भी मैंने लिखा था इसका कुछ बातें उसमें भी, जब कलम के सेनापति लिखा या पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा लिखी, कि पहले हम अपनी आचार संहिता खुद को तो लागू करें। लेकिन इसमें मैंने यही प्रमाणित किया है अपनी नई पुस्तक में भी, चाहे विदेश में उसको मालूम भी हो, कि अच्छे से अच्छे संपादक रहे, स्नेहाल सिंह, कुलदीप नायर, राजेंद्र माथुर, मनोज श्याम जोशी, उस समय भी बहुत संघर्ष, बहुत कम लोगों को मालूम है कि सामाजिक विषयों पर कहानी सहित और भी लिखने के लिए प्रगतिशील माने जाने वाले सभी ऐसे संपादकों को नौकरियों में बहुत संकट आए। कमलेश्वर जी का कमरा, कैबिन बाकायदा प्रबंधन ने सील कर दिया था कि वो कमरे में न घुस सके। मनोज श्याम जोशी जी को आपातकाल के 1 साल बाद जब मैं उनके साथ ही काम कर रहा था, तो श्री कांति देसाई किसी चीज, एक खबर से नाराज हो गए थे, उनके अंग्रेजी अखबार के संपादक भी वो थे, तो उनको कहा गया कि आज शाम तक इनको निकाल दीजिए, सुबह उनका नाम नहीं छपना चाहिए। काफी फिर बाद में कुछ और भी जो जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उनसे हम मिले, उनको बताया कि देखिए ये तो इमरजेंसी से भी अधिक है कि अभी रातों रात उनको हटा दिया जाए, मनोज श्याम जोशी संपादक को। तो किसी तरह रोका जा सका, मुरारजी भाई तक बात पहुंचाई गई। वो मैंने इसमें उदाहरण लिखे हैं कि कैसे पहले भी चैलेंज होता था। हिरण्यमय कार्लेकर जैसे संपादक थे कलकत्ता में, वो बल्कि सहायक संपादक थे, उनके घर तो एक समय में
बाकायदा शूटर जिसको कहते हैं ना, बाकायदा जो मारने के लिए हम लोग आजकल जो बात करते हैं इनकाउंटर वाले, वो पहुंच गया था। और इन सब की बातें मेरे पास रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि कालेकर जी मुझसे बड़े उम्र में भी अभी वो हैं, तो मैंने निहाल सिंह, कुलदीप नायर, उन सबसे भी बातचीत करके वीडियो का भी रिकॉर्डिंग रखा और अपनी पुस्तकों में भी उनका उल्लेख किया है। विनोद मेहता, राजेंद्र माथुर जी जो हमारे सब आप सब उनसे परिचित रहे, उन पर किस तरह के दबाव, वो बाहर नहीं बोलते थे, हम तो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अभ्यास मंडल के लोग उनको जानते हैं और मैंने पुस्तकों में जिक्र किया है कि किस तरह के तनाव, जबकि उन्होंने सब झेला, उन्होंने कभी झुके नहीं, लेकिन इसीलिए उनका असामयिक निधन हुआ कि उस समय भी, और ऐसे लोग जो बहुत ही क्रांतिकारी नेता कहलाते हैं, उनके दबाव और प्रबंधन ये तो नहीं कहता था कि आप हट जाइए, लेकिन दूसरे तरह के उसमें पत्रकारों की भूमिका सबसे अधिक रही उनको हटवाने, या उनको मैंने हटवाने तो हटा तो नहीं सके जीवन पर्यंत, लेकिन हाँ उनके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र हो कि उनको इतना टेंशन बन जाए कि वो मतलब उनको हटा दिया जाए, उस टेंशन में ही शायद उस कारण से उनको हृदय गति से उनका अवसान हुआ। तो ये कहना कि आज सामाजिक सरोकार की कोई चिंता मीडिया नहीं कर रहा है, ये भी गलत है। आज कितने चैनल जो हैं, 300-400 तो चैनल हो गए। अभी परिचय बताया, मैं बता दूं, मैं वैसे सही कई क्षेत्रों में जाता था, लेकिन अभी एक महीने से मैं जुड़ा हूँ एक ITV टीवी नेटवर्क है जिसके 9 चैनल है, इंडिया न्यूज़ है जो शायद सब जगह जाता है, उसको थोड़ा और वो परिपक्व करना चाहते हैं। उनका इंग्लिश चैनल भी है, न्यूज़ एक्स, एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल शुरू होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि एडिटोरियल डायरेक्टर तरह जुड़िए आप, ऐसा डे टू डे आपको नहीं, लेकिन हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इसकी गुणवत्ता पर कुछ आपका सहयोग ले सकेंगे। लेकिन अब उनके साधन कम है, मैं जानता हूँ कि उनके पास साधन नहीं है ज़्यादा, उन्होंने मेरे लिए या दूसरों को कर, लेकिन फिर भी एक हिम्मत करके कोशिश करके प्रयास कर रहे हैं। और वो भी इसलिए कि उनका परिचय इस संदर्भ में भी है कि वो शंकरदयाल शर्मा जी के परिवार से, उनके भाई के साथ उनके परिवार का संबंध रहा, भोपाल से भी, उनका जन्म भोपाल में हुआ, जो इस प्रबंधन इस समय जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कार्तिकेय शर्मा। तो प्रगति हुई है, मीडिया का विस्तार भी हुआ है। तो ये निराशा बताना कि भाई गुणवत्ता नहीं चाहते हैं तो क्यों, जैसा मैंने कहा कि मालिकों का प्रबंध, मैं तो समीर जैन की मैंने हर संस्थान में काम किया मैंने, और 3 पीढ़ियों के साथ, 2 या 3 पीढ़ी कहना चाहिए। इंदौर में भी 2 पीढ़ी के लोग थे, बल्कि तीसरी पीढ़ी के लोग थे, चौथी पीढ़ी के लोग भी थे। एक समझिए आप लाभचंद छजलानी जी, अभय जी, विनय जी, और उनके बाद उनके अभिषेक। आप बता लाइए कम उम्र में काम करने के कुछ फायदे हो सकते हैं, कुछ अनुभव हो सकते हैं। दिल्ली में भी अशोक जैन, समीर जैन, उनकी बहनें, और टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स में बिरला जी, के बिरला, इमरजेंसी के पहले जब मैं वहाँ काम किया, इमरजेंसी के दौरान भी, और उसके बाद शोभना भरतिया संभाली, तब के बाबू भी थे ही। दूसरे दौर में मैं प्रताप संपादक ही बन के वहाँ गया, या भास्कर में रमेश अग्रवाल रहे, या उनके बेटे सुधीर अग्रवाल रहे। तो मेरा मानना है कि हर पीढ़ी के साथ बदलाव हुआ है, विस्तार हुआ है, उनकी प्राथमिकताएं बदली हैं। क्या गांधी और नेहरू जी के जीवन शैली में भी अंतर नहीं था? क्या था? और आज़ादी के बाद तो और भी परिवर्तन आए, सरदार पटेल, उनके जीवन शैली में अंतर आया। आज भी जब कहा जाता है, या संघ का, मैं हिंदुस्तान समाचार से मैंने कहा दिल्ली आया तो 5 वर्ष में एजेंसी में काम किया, तो उसकी पृष्ठभूमि तो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही वालेश्वर अग्रवाल जी थे। मैंने सबको अपनी पुस्तकों में, समर्पण में उनको सबको याद किया है। समर्पण ही उन्होंने किए कि, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं संघ का ही आदमी रहा हूँगा, लेकिन मैं ना फिर इतने वर्ष कांग्रेस में इंदिरा गांधी से लेके और सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह तक, या बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, कुशाभाऊ ठाकरे जिनका जन्मशती मनाया जा रहा है, उन सबसे भी मेरा रहा। तो आपका व्यक्तिगत प्रोफेशनल रिश्ता, सामाजिक सरोकार, वो उनके कार्य क्षेत्र पे क्या करते हैं ये मैं कैसे करूं। मेरे चाचा है जो 87 के हैं, और वो अभी भी काका जिनको हम कहते हैं, चाचा कहना तो दूसरे लगेगा, लेकिन अभी मालवा की भाषा में भी, अब वो अभी भी पढ़े, काफी पढ़ाया उन्होंने, चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो गांव में आज खेती करना चाहते हैं, अलग जंगल में खेती कर रहे हैं। तो प्राथमिकता हो सकती है, वो क्या प्राथमिकता रखें। और इसलिए मैं इसलिए अनुभव साझा कर रहा हूँ कि देखिए, इस बदलाव से कभी निराशा होने का जो बताया जाता है, राजनीति में पतन हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, कितने ही ईमानदार लोग हैं, जैसा भी इनका नाम प्रकाशन सेठी इंदौर के थे, और मैं जानता हूँ, मैं जब दिल्ली आया तो 74, आप समझिए तब से मेरा उनसे संपर्क भी रहा, और वो इतने उनके यहाँ नोट अलमारी में रखे रहते थे, पार्टी के ट्रेजर भी थे। एक बार तो बल्कि बिरला जी मिलने आए तो उन्होंने मुझे बिठाए रखा अंदर, वो कहा कि अभी वो पैसे देने आए होंगे पार्टी के लिए, तो उनको बाहर बिठाए रखो। अब मैं बड़ा ही घबराया हुआ था, तब मैं
उनका नौकरी भी नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि तो बड़ा वो बाहर देख लेगी मुझे, तो कहेंगे कौन आदमी जिसकी वजह से लड़का है, जिसकी वजह से बैठा रखा। तो इतने ईमान, शंकर दयाल शर्मा, उनका कुर्ता फटा होता था और मुझे जाके कहना पड़ता था बाबूजी इसको बदल लीजिए, बड़े बड़े पदों पर रहे। तो ऐसे सादगी वाले कुशाभाऊ ठाकरे हैं। नरेंद्र मोदी भी जब तक संगठन में थे, प्रधानमंत्री बने, तब भी वो अपनी तरफ से कोशिश, जो अपने जीवन शैली उनकी है, हो सकता है अच्छा कपड़ा पहने या उसमें भी सादा दूसरी तरह का कपड़ा खादी का बनाया हुआ पहने, वो अच्छा लगे, वो ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उन पर चरित्र मतलब उस तरह का कोई आरोप हो कि भ्रष्टाचार के आरोप तो अभी तक कोई आ नहीं पाया। राजनीतिक विवाद अलग बात है। तो मुझे लगता है कि हर समय में मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन उनकी सरकार के समय कई गड़बड़ियां हो गई तो उनको वो भी कटघरे में आ गए। राजीव गांधी तो कह के ही आए थे कि भाई सत्ता के दलालों को हटाना है, और दलालों की वजह से बोफोर्स वाला मामला आया तो उनको दिक्कत आई। तो मेरा मानना है सत्ता की राजनीति में अच्छे बुरे लोग रहे हैं हमेशा, ऐसे लोग भी रहे। चूंकि मैंने कहा कि मैं बड़े पूंजीपतियों के संपर्क में भी रहा, उनका देखता था कौन किसको पैसा देता है। विठल भाई पटेल हमारे थे, आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के ही, उनसे बहुत कम समय में मेरा परिचय था, उज्जैन इंदौर से ही। तो दिल्ली में भी जो सिनेमाओं के भी थे, मंत्री भी रहे, तो बाकायदा मालूम होता था कि कौन नेताओं को पैसा कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। या जैसे सीताराम केसरी तक या बीजेपी में भी या समाजवादी पार्टी है, दूसरी पार्टियों में भी, तो सत्ता की राजनीति में पैसे का प्रभुत्व बढ़ा, रज बढ़ा, सामाजिक सरोकार, चिंताएं गड़बड़ाई भी, प्राथमिकताएं सत्ता हो गई, ये सही है। उसकी भूमिका वो जरूर प्रश्न चिन्ह है कि वो है, लेकिन क्या जो सत्ता में क्या काम नहीं हो रहा है, शिवराज सिंह हो या बघेल हो, जैसा मैंने कहा छत्तीसगढ़ हो, अशोक गहलोत को भी मैं शुरू से जानता, राजस्थान के जब वो यहाँ पर दिल्ली में थे बिल्कुल उप मंत्री के रूप में, या पार्टी में भी कई ऐसे नेताओं से मेरा रहा। तो वो लेकिन बहुत अच्छे ढंग से जिन्होंने समाज के प्रति समर्पित काम किए हैं, इसीलिए वो आज भी उन पदों पर हैं। पार्टी से अलग हट करके मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, हमारा कर्तव्य जो है ये सही है कि अब इसी तरह अखबार विस्तार हो गया, कहा जाता है मीडिया की भूमिका है वो समाज की चिंताएं नहीं है। लेकिन आप देखिए स्वास्थ्य के बारे में, मैं पटना में संपादक था 88 से लेकर 91, तब भी स्वास्थ्य का पूरा एक पेज हम छापते, दिल्ली में नहीं छप पाता था, यहाँ प्रशासन संख्या अधिक होगी, वहाँ की या जो भी साधन हमारे पास थे हम ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, तब भी हम छापते थे। जितने अखबार निकाले हमने, बल्कि मैंने तो बाद में आउटलुक में भी, और नई दुनिया जब दिल्ली से शुरू हुआ तो हेल्थ एडिटर और लीगल एडिटर अलग से रखे बाकायदा, जो कभी अंग्रेजी अखबारों में भी नहीं रखे गए। स्वास्थ्य का ही संपादक बाकायदा, वो बहुत अच्छी एक वेबसाइट भी उसको काम संभाल रहे हैं, तो उसको बाकायदा एडिटर की तरह से दर्जा दिया गया, जो 20 साल से हिंदुस्तान में भी स्वास्थ्य की रिपोर्टिंग करते थे। तो आप यदि चाहें, मैंने कहा बीजी वर्गीज या राजेंद्र माथुर यदि चाहते थे कि इन चीज़ों को प्राथमिकता दे, पानी के बारे में दिया जाए, जैसा मैंने कहा नर्मदा को लेकर के वहाँ से निकली और गुजरात में भी उसका फायदा मिल रहा है, जिसके लिए इतने आंदोलन हुए। सेठी जी के समय में भी लिखता था, बाण सागर को लेकर के भी लिखता था कि जैसे राज्यों के बीच विवाद है पानी के, आज भी पंजाब हरियाणा दिल्ली को लेकर विवाद आते हैं। तो समय के साथ समस्याएं भी बढ़ती रहेंगी। आबादी 33 करोड़ थी आज़ादी के बाद, अब 130 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, तो उस तरह से समस्याएं भी बढ़ेगी। अब ये कहें कि सब कुछ डूब रहा है, खत्म हो रहा है, अखबार भी, जैसा मैंने कहा दिल्ली को राष्ट्रीय, जैसा मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, काम करने का अवसर बीच में बिहार रहा या जर्मनी रहा 3-3 वर्ष। बाकी ये सही है कि दिल्ली चूंकि बड़ा एक केंद्र रहा है राजधानी की दृष्टि से भी, सो मैं दूसरी छोटी जगह पर जाकर के और ज़्यादा नहीं काम किया मैंने, लेकिन जाता रहा हूँ। लेकिन भाषाई दिल्ली ही भारत नहीं है, ये राजेंद्र माथुर का स्लोगन मेरा नहीं, उनसे सीखा मैंने, तो मैं आज हर जगह यही बात कहता हूँ। वो नवा टाइम्स के प्रधान संपादक थे, तब भी कहते थे भाई ये राष्ट्रीय तभी होगा जब हर राज्य से इसका संस्करण हो। कोशिश दिल्ली से शुरू किया गया था, ये थी कि कई राज्यों में हमने बाकायदा सांस्कृतिक शुरू भी कर दिया था उनके ही सपनों को, या गेय जी का भी ऐसा सपना था, लेकिन वो बाद में कुछ गड़बड़ हो गया, अलग अध्याय है। लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रीय जो मलयाली में काम है, जैसे मेरी पुस्तक का जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन हाँ एडिटर्स गिल्ड के नाते उनके साथ काम किया, मामन मैथ्यू जी मलयालम, इसलिए नहीं कि उनका अखबार मलयालम मनोरमा में जितने अच्छे ढंग से, देवई की उनकी मैगजीन है, जबकि मैंने आउटलुक में काम किया, आउटलुक तो अपनी जगह अच्छा रहा ही था विनोद मेहता के समय में, इसलिए कि मैं वहाँ बाद में गया, हिंदी का पूरा इंडिपेंडेंट जैसे आउटलुक भी निकाला हमने। लेकिन यह है कि मलयालम में अच्छा काम हो रहा है, गुजराती में हो रहा है, तमिल में हो रहा है, तेलुगु में हो रहा है,
एडिटर्स गिल्ड का पहले मैं सदस्य था, फिर महासचिव बना, अध्यक्ष भी रहा। और ये नहीं कि परमानेंट हो जाए जैसे कई संस्थाओं में होता है कि स्थायी रूप से अब बन गए तो अब वही रहेगा, कहा भी जाता था। लेकिन परंपरा जो पुराने हमारे संपादकों ने डाली थी जनता पार्टी बनने के बाद कि भाई उसमें बस जो रहेंगे, महासचिव तो मैं जैसे 6 वर्ष रह लिया, अध्यक्ष 2 साल रहेगा तो 1 साल 2 साल, बस इस तरह का उसमें प्रावधान रहा। तो हमने उसको संविधान को निभाया। लेकिन उस समय मैंने कोड ऑफ एथिक्स के लिए जोड़ दिया, तो हमारे एक बुजुर्ग संपादक थे, बहुत मैं नाम नहीं दूंगा, वरिष्ठ है, पर उनका सम्मान भी, उनसे सहयोग भी लिया बाद में मैंने कि उसमें। तो उन्होंने कहा भाई पहले गोयनका बिरला उन पर लागू करना चाहिए। ठीक है, हम उनको कैसे पहले हम तो करें, क्योंकि मैं ब्रिटेन गया था, वहाँ से मुझे वो मिला, एडिटर्स सोसाइटी वहाँ पर है जो पत्रकार जैसे एडिटर्स गिल्ड है, तो वहाँ उनका कोड ऑफ एथिक्स देखकर मेरे मन में आया कि भारत में भी तो कुछ उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये बात 15 वर्ष 2004-5 उसके पहले आसपास की बात है, तो आप समझिए 20 वर्ष तो हो ही गए लगभग 18। तो ऐसे समय में हम अपनी आचार संहिता तो अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते ना कि भाई आप जो सामाजिक जागरूकता पैदा करना हमारा कर्तव्य है। जैसा मैंने कहा पंचायत में भी अच्छी महिलाएं आई है। मैं यहाँ जिक्र करूंगा कि एक बात देश में हरियाणा स्टेट है जहाँ अनिवार्य कर दिया गया कि भाई आपको पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मैट्रिक होना जरूरी है। कई राज्यों में अब तक लागू नहीं हुआ है, जबकि देखिए सरकार बीजेपी की वहाँ है, पहले दूसरे राज्यों में भी है, लेकिन ये कानून देश भर में होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी, निरक्षर लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इससे और अधिक उनमें सरकार पर दबाव बनाने में, इसलिए मैंने महिलाओं का जिक्र किया, ऐसी महिलाओं से मिला जो असर्टिव है, काफी अपने जोर दे करके काम करती है। तो समाज में सुधार के लिए हर स्तर पर काम होगा, भाषाई पत्रकारिता के जरिए होगा। अब जैसा मैंने कहा चैनल इतने आ गए, अखबार 3000 से ज्यादा अखबार है, उनमें कुछ ज्यादा दिखा देते हैं, कम दिखा देते हैं, गलत विवाद है, भ्रष्टाचार है, पेड न्यूज। मैंने इसीलिए कहा ना, मैंने जब पहले भी 2 पुस्तक हिंदी में लिखी, उसमें भी पेड न्यूज का जिक्र, इस पुस्तक में तो मैं पूरी बड़ी बड़ी रिपोर्ट छापी है। आज नहीं, इंदिरा गांधी के समय में भी कैसे पैसा लेकर खबरें छापते थे बड़े अखबार, राष्ट्रीय जिसको हम कहते हैं। मैं राष्ट्रीय अखबारों में काम किया, लेकिन राष्ट्रीय तो इसलिए कि वो दिल्ली से निकलते हैं, देश भर में तो उनका डाक से संस्करण जाता है या डाक से पहुंचता हो। तो ऐसी स्थिति में भी तब भी पैसा लोग लेकर के छाप देते थे खबरें। एकदम लहर आ रही है, इंदिरा गांधी जीत रही है, जब वो हार रही थी तब भी छप रहा था ये, और पैसा लेके छप रहा था। उससे पहले बहुगुणा चुनाव लड़े तब भी ऐसा छप रहा था, एजेंसी में भी पैसा लेके छपता था। तो आज पतन हो गया, मीडिया बिक गया, मोदी मीडिया बिक गया, क्या घराने आ गए, आज अंबानी और अडानी आ गए, ये बार बार होता है। मैं इसलिए इस मंच पर कहना चाहता हूँ, तब टाटा और बिरला ही थे, और डालमिया थे, गोयनका थे, और तो कोई नहीं था ना। वही 3-4 पूंजीपति तब भी थे। जमशेद जी, मैंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है, जमशेद टाटा जी ने इसलिए इस स्टेज पर मैं कहा भाई बहुत ज़्यादा जो है बड़ा इस पर विवाद होता रहता है, तो मुझे इंदिरा गांधी वहाँ से फ़ोन आते हैं, कुछ पार्टियों का आप छापते हैं, तो दबाव तो नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि इससे बड़ी कठिनाई होती है। कुलदीप नायर से कहा, कुलदीप नायर उनके पॉलिटिकल एडिटर थे, एडिटर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई क्या करें, जो खबर होती छापते हैं। तो उन्होंने कहा बेहतर है कि मेरा जो 20% वो है अपना हिस्सा, में उसको बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, हट गए। लेकिन बिरला जी का अखबार था ही, चाहे वो पहले महात्मा गांधी निकाला। और विज्ञापन, मजेदार बात है, मैं दैनिक हिंदुस्तान में संपादक रहा हूँ, इसलिए मैंने पुरानी फाइलें देखी। देवदास गांधी जब संपादक थे, पहले पेज पर नेहरू का 8 कॉलम में, बहुत बड़ा, जो पहले पेज आप समझते हैं अखबार का जो होता है पूरा प्रमुखता से, और उसके बीच में छपता था बाल सफा साबुन का विज्ञापन। क्योंकि तब भी उस विज्ञापन, चाहे वो 10 रुपया मिलता हो या 25 रुपये में छपता था ना विज्ञापन, तो तब भी छपता। अभी ठीक है कि बिल्कुल कमर्शलाइज हो गया, अब वो कहते हैं भाई हमें जरूरत ही नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो इस समय देश का सबसे बड़ा हिंदी के अखबार जो कहते हैं, और अभी विवादों में भी आए, लेकिन उनके भी ये लोग अब तो ये कहने लगे थे 2 वर्ष पहले से कि भाई एडिटोरियल पेज खत्म कर देना चाहिए। समीर जैन भी यही कहते थे कि एडिटोरियल पेज खत्म कर देना चाहिए, विचार की कहाँ जरूरत है, लोग सूचना चाहते हैं, बस विज्ञापन, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। तो 2 तरह के पक्ष हो सकते हैं प्राथमिकता, लेकिन आज भी 5000 10,000 बिकने वाले अखबार छोटे कस्बों से निकल रहे हैं। भाषाई अखबार यदि उनका 8 लाख सर्कुलेशन है, तब भी वो बहुत अच्छे, हेल्थ पर जितना अच्छा काम, मैं कई जगह ऐसी कमेटियों में रहा हूँ जहाँ अवार्ड दिए जाते हैं जिन अच्छे पत्रकारों को, तो स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, समाज के बारे में, प्रदूषण के बारे में इतना अच्छा काम करने वाले लोग पत्रकारिता में हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। वो सामाजिक सरोकार की कोशिश करते रहते हैं। उत्तराखंड में मध्य प्रदेश सरकार से ही कमेटी, वो भी 15-20 वर्ष की बात है, और मैं आउटलुक में संपादक था, तो उस कमेटी में था, और एक महिलाओं पानी को
संग्रहित करके कैसे इकट्ठा हो, तो वहाँ भी पहाड़ में भी समस्या पानी की हो जाती है। तो जब उनको पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार का मिला, मैंने कहा भाई आपका छापना चाहता हूँ मैं, आप हमें भेजिए। जो मैं तो कमेटी के नाते मुझे सूचना मिली थी। आपको आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा नहीं हम प्रचार नहीं चाहते, हम नहीं चाहते ना सरकार से पैसा चाहते, हाँ ये पुरस्कार मिल गया तो ठीक है हम जाके स्वीकार कर लेंगे, हमें नहीं करना है। बहुत प्रयास करे, मेरा मानना यही था कि ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा महिलाएं संग्रहित करके कर रही है, थोड़ा बहुत फिर बाद में किसी को बेच करके कुछ कराया स्टोरी, लेकिन ये है कि ऐसे समाज के लोग आज भी हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा अभ्यास मंडल अपने स्तर पर करता है व्याख्यान, एक सामाजिक जागृति के लिए, उन विषयों पर चर्चा के लिए, उसी तरह से देश भर में बहुत लोग ऐसे हैं। अधिक मैं हमेशा कहता हूँ भाई देखिए, हम व्हाइट कॉलर लोग या जो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, हो सकता है कि वो गड़बड़ हो, 90% तो ईमानदार हैं। आप अखबार में मान लीजिए किसी में 50 काम कर रहे हैं जो थोड़ा ठीक ठाक अखबार है, किसी में 200 कर रहे हैं, कहीं 2000 कर रहे हैं, उनमें क्या सब लोग करोड़पति हैं क्या, या वो भ्रष्ट है? नहीं, उनमें 99% लोग बेचारे सुबह से शाम काम करते हैं, दिन रात 2 बजे तक आपको रात भर खबर देने के लिए बैठे रहते हैं। और इसी तरह से अब तो यूट्यूब चैनल, नई क्रांति, संचार क्रांति आई, प्रगति जो हुई है, होता रहा कि कहाँ हम तार में, जब उज्जैन से खबर भेजना शुरू किया था तो तार से भेजते थे, टिक टिक करके इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आए तो दौड़ करके फिक्स टाइम कॉल लगाना पड़ता था। अब कोई बच्चों को बताए तो उनको भरोसा नहीं होगा कि ऐसा भी कोई समय हो सकता है कि अच्छा 2 बजे जो है फोन आएगा तब हम शिवाजी जी को खबर लिखा देंगे। तो अब इस तरह के फिक्स टाइम कॉल थे, अब तो ये है कि मिनट टू मिनट हम आपसे इसी फोन से पूरे देश दुनिया से बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को वर्ल्ड में कोई भी देख सकता है। तो ये जो संचार क्रांति है, इसका भी तो हमें गौरव होना चाहिए। मैं संदर्भ दूंगा कंप्यूटर क्रांति के लिए राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी के साथ सत्ता में उनके आने के बाद 1 साल बाद ही, आप ध्यान होगा आप लोगों को, अमेरिका वो गए, मैं भी साथ में था पत्रकारों के दल में, और फ्रांस में तो कुछ वहां से भी कुछ समझौता हुआ, फिर हम लोग अमेरिका गए। अमेरिका में रोनाल्ड रेगन ने स्वागत तो बहुत किया, चूंकि इंदिरा गांधी तक तो बहुत ही टकराव था अमेरिका के साथ, स्वागत सत्कार हुआ। ह्यूस्टन में जहाँ अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ भी हम लोग बड़े खुले गए, व्हाइट हाउस में भी हम पूरा घूमे, वहाँ भोजन किया, सब कुछ हुआ और बहुत स्वागत सत्कार भारत के प्रधानमंत्री का। वर्षों नेहरू के बाद देखा जाए तो वही सबसे बड़ा, राजीव गांधी के समय में अमेरिका से संबंध वापस अमेरिका को भी लगा कि युवा प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन उन्होंने हमें सुपर कंप्यूटर देने से बना कर दिया था। खबर तब मैंने तब लिखी, और चीजों में हुआ, वो चाहते थे भारत के साथ व्यापार बढ़े, आर्थिक संबंध बढ़े, आर्थिक नीतियां हमारी बदलाव आए, वो सब चाहते थे, और भारत भी चाहता था कि संबंध सबसे सुधरे। लेकिन बाद में आप देखिए, हमने उससे अच्छे, हमारे पास सुपर कंप्यूटर बनाने वाले लोग आ गए, हम खुद बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, जहाँ भी ग्रहों पर जा सकते हैं जा रहे हैं। डॉक्टर कलाम तो खुद वैज्ञानिक थे, उनके साथ भी यात्रा की, तो वो जब बेल्जियम में यूरोपियन कमीशन में जब बाकायदा उन्होंने यूरोपियन संसद को एड्रेस किया, तो वहाँ जो बड़े बड़े पढ़े लिखे पश्चिम के लोग थे उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन था, ये बात सही है। सरल उसमें से जो भाषण काम का हो सकता है हम समझ सकते थे, लेकिन इतना टेक्नोलॉजी उनको समझा रहे थे कि चमत्कार थे वो लोग। 4-5 वर्ष पहले, अभी सरकार में ही, मोदी सरकार के समय में, एक ब्रिटेन के ही बड़े वरिष्ठ, कहना चाहिए उच्चायुक्त, बल्कि इस पुस्तक पे उनका भी कमेंट है जो मैंने लिखा, मैंने पहले उन्होंने मैनस्क्रिप्ट में उनको भेजा था, तो भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर रहे थे मार्क, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो लगता है कि भारत तो ब्रिटेन जर्मनी से आगे हो जाएगा। उनको ये चिंता सताने लगी थी कुछ वर्ष पहले। अभी ठीक है कि अभी समय है, लेकिन इतनी प्रगति भारत में हुई है, इसे भी स्वीकार करना चाहिए। उस प्रगति के साथ अवगुण आए हैं जो अमेरिका में भी आए, जर्मनी में भी आए। कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं है अमेरिका में, तो आज तक राष्ट्रपति कोई महिला बनने नहीं सकी, बनने नहीं देते। हिलेरी क्लिंटन को भी नहीं बनने दिया गया। पहले है ओबामा जिनको बनने को मौका मिला, और वो सचमुच में जमीनी भी रहे। और हमारे यहाँ तो है ही, हमारे यहाँ नारायणन रहे हो, चाहे वर्तमान राष्ट्रपति रहे हो, चाहे डॉक्टर कलाम रहे हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, मतलब हमारे यहाँ तो पूरे हर समुदाय से लोग, महिलाएं, प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति रही, उनके साथ भी चीन में भी उनका स्वागत हुआ, अमेरिका में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ, बल्कि खाड़ी के देशों में हुआ बहुत अच्छे ढंग से, जहाँ महिलाओं के प्रति एक बड़ा लोग मानते हैं कि नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सामाजिक प्रगति हुई है, लेकिन हाँ समस्याएं बढ़ी हैं। एक तरफ महिलाएं यदि आत्मनिर्भर हुई है तो टकराव बढ़ा है परिवारों में, उसके कई बार वो आत्मनिर्भर होने के लिए वो झुकने को तैयार नहीं होती है, वो भी एक अच्छा गुण भी है। लेकिन उसके बाद भी जातियां हो रही हैं, अभी भी महिलाओं के साथ ये जो संचार क्रांति हुई है उसका दुरुपयोग हो रहा है। या सामाजिक सरोकार में हम सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं तो दोनों तरह के पहलू दिखाई देते हैं। आज भी मुझे बहुत दुख हुआ, कई क्षेत्र में
एक घटना की उज्जैन की रिपोर्ट मैंने टेलीविजन चैनल पर देखी अपने ही इंडिया न्यूज़ पर, जब मालूम पड़ा कि किस तरह से दो लड़के जो है एक समुदाय के व्यक्ति के साथ उसको केवल अपना नारा, अपने धर्म का नारा लगाना या भगवान का नारा लगाने के लिए दबाव डाला या मारपीट करने की कोशिश किया, ये शर्म की बात है। लेकिन ऐसे अपवाद है। मैं मीडिया में रह के जाते ये भी एक मानता हूँ कि ठीक है कि उस खबर को रोका नहीं जा सकता, नहीं तो कहेंगे आप देखिए क्या मोदी का दबाव आ गया, आप झुक गए। उसका दूसरा पहलू मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कोरोना काल में भी अपने मित्रों से, तब मैं इधर एक से चैनल से नहीं जुड़ा था उस समय, बीच का एक समय जैसे कहते हैं, कई चैनलों में मैं बार-बार घर से भी कर रहा था, तो मैंने आग्रह किया कि भाई ये बहुत अधिक अतिरंजित न दिखाया जाए कि लोग डरे घर में बैठे हुए, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लाशें दिखाई दे रहे हैं। हमें राजेंद्र माथुर जर्नलिज्म जो है, गिरिलाल जैन या सहाय जो बड़े संपादक थे, उन्होंने ये सिखाया था कि भाई लाशों का पिक्चर फ्रंट पेज पे भी नहीं छपना चाहिए। बहुत बड़ी घटना जैसे भोपाल गैस कांड हुआ या कोई बड़ी दुर्घटना हो तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन लाशों से लोगों में एक बड़ा अजीब सा डर भी पैदा होता है, दूसरा अंदर से बेचैनी, किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है देख करके। तो जब मैंने आग्रह किया तो कई हमारी संपादक मित्रों ने बड़ा मुझे कहा कि आप क्या कुछ तानाशाही चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लोग लगाना चाहते हैं। मेरा कहना है कुछ समय के लिए उन चीज़ों को उतना अधिक न उछाला जाए, कोई चाहे अदालत करे या सरकार करे, कुछ हुआ नहीं, लेकिन बराबर वो भी चलता रहा, आज भी चल रहा है। लोग यूट्यूब चैनल चला करके अपनी बात कह रहे हैं, छोटा फेसबुक के जरिए कह रहे हैं। तो सामाजिक सरोकार की चिंता पत्रकार में या जो जागरूक समाज के लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं। इसलिए हमारी स्थिति में फिर से कहूँगा, जैसे मैंने कहा सफर सुहाना दुनिया का, मैंने पुस्तक भी जो लिखी मैं मानता हूँ भारत से अधिक सुंदर या अच्छा देश नहीं है। और उसी तरह से भारत में पत्रकारिता, वे लंदन टाइम्स के जो संपादक यहाँ आए थे वो भी आज से नहीं 2 दशक पहले, 20 वर्ष पहले, और लंबे मैंने पूरे पेज का एक इंटरव्यू दैनिक हिंदुस्तान में उनके लिए उनसे बात करके किया था। और तब भी उनका मानना था कि भारत में जितनी प्रेस की स्वतंत्रता है उतनी दुनिया में कहीं नहीं। तो आप ये मानिए कि ब्रिटिश जिन्होंने हमको एक तरह से राज किया था, उनका ही संपादक जो बड़े अखबार का संडे टाइम्स का, वो ये मानता रहा है। तो आज भी है, लोग कहते हैं कि दबाया गया, लेकिन मैं मानता हूँ कि मलयालम में कुछ अब आप व्यक्तिगत रूप से नहीं, चाहे रोज ही जाकर के शिवराज से लेकर के या बघेल या गहलोत या नरेंद्र मोदी के बारे में रोज एक हर चीज के लिए कहे कि आज जो घटना वहां पर उज्जैन के पास हो गई है तो उसके लिए मोदी ने क्या किया या उन्होंने क्या किया। भाई वो हर गली कोचे में चौकीदार वो नहीं करते। हाँ, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। जो ये कहे, आपने ध्यान दिया होगा, यदि यूँ तो खुद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने तक ने कहा कि नहीं ये तो सब हमारे लोग हैं, पहले ही धारणा रहती थी कि नहीं है। हाँ ठीक है। इसी तरह से अल्पसंख्यकों का लखनऊ यूपी इस समय और केंद्र में है, योगी आदित्यनाथ वहाँ। अभी हमारे एक बड़े भाई कहना चाहिए, बड़े संपादक है अच्युतानंद मिश्रा जी, जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, उनके बेटे बहू का अवसान हुआ इसी कोरोना काल में ही। वो तो दिल्ली में ही थे, बल्कि वहाँ बाद में गए थे, और मैंने उस समय तो थे वहाँ, लेकिन उस समय जब सूचना मिली तब तक शायद दिल्ली में ही थे। तो लेकिन उनके बेटे को हम सब उनसे बहुत परिचित रहा हूँ बच्चे से भी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो मित्र थे वो उनको कंधे से उठा करके, कोरोना काल में तो हो रहा था यहाँ से नहीं ले जाएगा, यहाँ नहीं हो जाएगा, वही अपने कंधे पर उठा करके ले गए। ऐसा नहीं है जहाँ कहा जाता है कि तो सांप्रदायिक भड़का हुआ है, सब कुछ है, ऐसे में समाज में वो नफरत नहीं है। राजनीतिज्ञों की कोशिश हो सकती है, कुछ ऐसे सांप्रदायिक संगठनों की कोशिश हो सकती है। और मैं तो फिर कहूँगा इसको, चाहे वो मैं इस पर भी मैंने अभी एक पिछले 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले भी लेख लिखा कि विदेशी शक्तियाँ, यदि CIA था जो डॉक्टर शंकर शर्मा कहते थे, तो भाई लोग उनका भी उस समय कुछ लोग तो जो आपत्ति करते थे वो कहते थे वो हवा उठा रहे हैं, जबकि नहीं था। सही बात ये, इंदिरा गांधी की हत्या तो कहीं ना कहीं बड़े षड्यंत्रों के तहत हुई, खाली आतंकवाद के कारण हुई, वो तो अपनी जगह है ही। राजीव गांधी के बीच कोई अच्छा प्रधानमंत्री शक्तिशाली न रहे, ये दुनिया की ताकतें चाहती नहीं है। आज यदि चीन हमसे मुकाबला करना चाह रहा है, हम कहते हैं हाँ चीन के हम बराबर, जैसा ही है कि मैं चीन में भी कई बार गया हूँ और उसमें जानता हूँ कि उन्होंने जो प्रगति की, अमेरिका को दिखा दिया कि हम आपके, उन्होंने लगभग 93 में नरसिंह राव जी के साथ गया था, तब वहाँ सिर्फ साइकिलें दिखती थी। जैसे हम होता ना कि उज्जैन इंदौर से आने के समय साइकिलें यहाँ दिखती थी, 1-2 बसें चलती थी, वैसे वहाँ पर बीजिंग, मतलब बीजिंग जो राजधानी है, वहाँ कुछ ही कारें दिखाई देती थी जब हम नरसिंह राव जी के साथ में गए। और अब पिछले 2-4 वर्ष पहले जब मैं गया तो देखा तो वहाँ मैंने साइकिलें कम है, अब वहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, मतलब प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या। राष्ट्रपति खुद को घूमना पड़ रहा था कि प्रदूषण को कैसे रोका जाए, जिस समय हम वहाँ यात्रा कर रहे थे। तो आप ये है कि प्रगति उन्होंने की है, उससे मुकाबला करना है, लेकिन वो भी तो हमसे
प्रतिद्वंदता रखता है। सीमा का विवाद आया, दूसरे विवाद आए, व्यापार अभी भी, आर्थिक संबंध आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 2 साल फिर भी वो बिजनेस हमसे करता रहा है। तो हमें यदि उस करता है तो कुछ चीज़ों में हमें अपने यहाँ सुधार, सामाजिक जो आवश्यकता है, खाली आंदोलन करने से वो जो कम्युनिस्ट समय में था, आपको तो याद है इंदौर में 57 में मोहम्मद हाजी जीते थे, संघ का भी वहाँ प्रभाव था, हिंदू प्रभाव जिसको कहना चाहिए, उसके बाद भी तब भी कम्युनिस्टों का प्रभाव था। उज्जैन में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, बड़े सक्रिय होते थे। तो लेकिन आज कहाँ है लेफ्ट पार्टीज, इतनी होते हुए बंगाल तक में खत्म हो गई, एक नहीं जीत के आया। तो ये जो स्थितियां हैं, ये समाज में मतलब खाली इस विचार के आधार पर सामाजिक, उन्होंने यदि लोगों से कट दी, अपने को कट ऑफ किया। कांग्रेस को लेकर के जब कोई कहता है तो उसकी वजह ये नहीं है कि कौन है, उसकी वजह है कि जनता से यदि आप कटे होंगे तो आप नहीं होंगे, या पत्रकार यदि उस जनता से नहीं जुड़ा होगा। आज भी रिक्शा से नहीं चलूंगा तो मुझे नहीं मालूम होगा कि बिहार में इस समय वो बिहारी वहाँ गाँव में कितना स्थिति खराब है। खाली कार में बैठ करके चला जाऊँ और सीधे ऑफिस जाओ, घर आ जाओ, तो मुझे नहीं मालूम होगा। या मेरे संवाददाता यदि ऐसे सड़क खाली मोबाइल से खबर लेंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये पत्रकारिता का धर्म है और सत्ता का धर्म है कि वो उनसे जुड़े। कुछ लोग जुड़े रहते हैं, वो हो सकता है किनारे रहते हो, जो ज्यादा प्रभावशाली हैं। जैसा मैंने कहा, हाँ प्रभाव हो गया। चुनाव लड़ना आसान नहीं है। चुनाव लड़ना तो हमारे दादाजी ने जब 52 में लड़ा था तब भी आसान नहीं था, उस सब साधन में लगे नहीं जी, उस समय भी कुछ साधन थे, उतना नहीं होंगे। तो इसी तरह से आज भी मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो सामाजिक सरोकार है वो बराबर बने हुए हैं। सामाजिक जागरूकता के लिए भी उतना ही महत्व है। जैसा मैंने कहा कि मैं फिर से उदाहरण अमेरिका का दूंगा, वहाँ हिस्पैनिक समुदाय है और मैं अमेरिका सरकार के निमंत्रण पर ही गया था। वहाँ मैं जैसा मेरी आदत है, मैं थोड़ा इंटीरियर में गया और उन इलाकों में उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ तो पानी का भी उस समय संकट था, उस समय की बात है। तो आप अंदाज लगाइए कि इतना बुरी हालत वहाँ भी थी कि उनको एक समुदाय, हिस्पैनिक जो समुदाय वहाँ का, उनको एक उनके साथ अलग भेदभाव था। जो हमारे यहाँ की जैसे आप कहते हैं दलितों को गांव में पानी नहीं दिया जाएगा, कुछ इलाकों में कभी ऐसा आता नहीं, जानकारी मिलने के बाद तत्काल कोई कार्रवाई होती भी है। समाज में भी विरोध होता है, सत्ता से भी होता है, राजनीति से होता है, और फिर भी समस्याएं तो है। इसीलिए लेकिन ये जो राजनीति के प्रति एक, यदि हम लोकतंत्र को खत्म यदि करेंगे, जो दृश्य संसद या विधानसभाओं में दिखते हैं उसकी आलोचना हम करते हैं लेकिन सुधार नहीं कर पाते हैं। आज ही मैंने जो लिखा कि भाई किस तरह से राजनीति में जो अपराधीकरण हुआ है वो आज ही नहीं आ गया है। मैं पटना में था और आज इसका मैंने जिक्र किया है अपने लेख में कि किस तरह से भाई, वो तो हमने संवाददाता भेजा चुनाव में 89 के, तो वो जेल से चूंकि चुनाव लड़ रहे थे और जाकर उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ है, उनसे मिलना है मुझे। तो बताओ क्या काम है। नहीं जी मुझे उनसे मिलना है। अनुमति जेलर की कुर्सी पर जो सज्जन बैठे थे तो शादी उसमें थे, उन्होंने शायद जो है जेलर शादी वर्दी में रहते होंगे। तो पता चला नहीं वही उम्मीदवार हैं जो जेल में थे, वो जेलर की कुर्सी बैठे थे। जेलर कहीं किचन में खाना वाना बनवा रहा था नेताजी के लिए। ये मैं आपको 89 की बात बता रहा हूँ। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अपराधी आते रहे यूपी में, बिहार में जहाँ ऐसे लोग हैं, उसके बाद उस चुनाव में जब नहीं जीते, अगली बार फिर जीत गए हो। लेकिन क्योंकि जब तक मुकदमे की सुनवाई नहीं है तब तक रह सकते हैं। हमने चारा कांड जब मैंने 1990 में छापा तब वो आए ही थे लालू यादव जी। प्रेस में उन्होंने बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रेस में आग भी उनके समर्थकों ने लगाई। उन्होंने नहीं मतलब कहा होगा, मुख्यमंत्री थे वो, आए तो मैंने कहा नहीं आप चाय पीजिए। राज माथुर जी प्रधान संपादक थे। हम बाद में हुई ना। तो हमारा लक्ष्य लालू यादव हटाना नहीं था, हमारा लक्ष्य था कि गरीबों का, पशुओं को जो गांव वालों को दिया जाना चाहिए था उसका पैसा कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। और वो उसके किसी जो उनके ही विभाग के आदमी ने लाकर पूरी फाइल दे दी थी। तो हमें छापना, उनके पत्र थे जगन्नाथ मिश्रा के भी, लालू यादव के भी। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। जब आप करना चाहें तो फिर आपको तैयार रहना होगा कि गोली मार देंगे। एक सज्जन ऐसे, तब तो कांग्रेस के थे एक सज्जन, तो उनका बेटा आया बाकायदा रिवॉल्वर लेकर हमारे घर आया। पहले ऑफिस आया उसने, तब तक हम घर जा चुके थे 9 बजे रात को। घर भी आया, उसके बाद खैर गोली उसने नहीं मारी। मुझे दफ्तर से फोन आया कि वो रिवॉल्वर लेकर आया है, आपको घर का पता पूछा है। मैंने कहा बता दो, वैसे नहीं भी बताएगी तब भी पता लगा लेगा, रास्ते में मार देगा तो आने दो उसको, कोई बात नहीं, तो समझाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। यदि मेरे को क्रांतिकारी काम किया, लेकिन उसका तैयार तो रहना पड़ेगा। आप बस्तर में जाएंगे, जिस समय हम गए थे तो गोली तब भी चल सकती थी, आज भी चल सकती है। तो अब कहीं पत्रकारिता कर रहे नहीं, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर ठीक है, हम तो सिक्योरिटी लेकर मैं तब भी नहीं गया। कोई सरकारी अधिकारी पुलिस भी मैंने नहीं रखा था और आज भी मैं मानता नहीं हूँ।
क्योंकि बिहार में भी यदि वो पुलिस रखते हैं, पुलिस वाला ही यदि गोली मार देगा आपको, यदि वो मिला हुआ हो तो क्या करेंगे? आतंकवादी से मिला हो कश्मीर में तो कश्मीर जाना बंद कर देंगे क्या? तो वो खतरे हमारे इस प्रोफेशन में है पत्रकारिता के, ये मैं हमेशा मानता रहा, अपने लिए लागू करता हूँ। कई लोग कहते हैं नहीं जी सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती, वो क्यों नहीं देता है, वो गृह मंत्रालय क्यों नहीं करता है। भाई आप इस प्रोफेशन में मत आइए, आप पीआर हो जाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, कॉलेज पढ़ाने पर भी हमला हो सकता है। कोई कहे हरिशंकर परसाई जी जिसके स्तंभ छपते थे बड़े सब बड़े, उन पर भी हमले हो गए, वो व्यंग लिखते तब भी, तब तो कोई बहुत ज्यादा अखबारों का प्रसार भी नहीं था। कमलेश्वर जी पर कई बार इस तरह के उनको सभाओं में हो गया, कार्यक्रम हो गया। मैंने किसी बात को लेकर के जो नक्सल समर्थक है उन्होंने मेरे किसी कार्यक्रम, वही आप अपनी बात कहने गए, वहाँ कोई विरोध कर सकता है। तो इसके लिए तैयार रहना भी आवश्यक है। समाज सेवा करने आए, मैं तो नेताओं के बारे में मानता हूँ कि यदि उन पर चार्जशीट है, जो कई चुनाव आयोग ने भी सिफारिश कर रखी है, वो होना यही चाहिए कि यदि उनके पर गंभीर अपराध हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने की छूट ना हो। और उसी तरह से पत्रकारिता में भी जिसको रहना है उसको ये सोच के रहना होगा कि भाई हमें जो होगा उसको तैयार रहना है। कोई शिवसेना हमला कर सकता है, कोई नक्सली हमला कर सकता है, तो यदि हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे तो आप इस पर प्रोफेशन मत आइए, आप व्यापार करिए, कुछ और धंधा करिए, कहीं भी काम कर सकते हैं, देश विदेश में कहीं काम कर सकते हैं, सुरक्षा रहना है। यदि जो करगिल में जाता है सिपाही, वो उसको कौन सी अलग से सुरक्षा मिलती है? वो तो अकेला वहां खड़ा हुआ है, उसको गोली लग सकती है, बर्फ में मर सकता है। तो आप ये बताइए कि हम इस प्रोफेशन में हैं। ठीक है, समाज का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि उस इलाके में सुरक्षा रखे, अखबारों पर हमले ना हो, चैनल पर हमले ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप इस क्षेत्र में काम करने आए हैं उसमें खतरे तो होते ही हैं, और वही खतरे, वही समाज के लिए जब आपकी चिंता है, सामाजिक जिसको हम कहते हैं, जो हम यदि महात्मा गांधी को हर साल 2 अक्टूबर को याद करते हैं, हम हिंदी के लिए बात करते हैं, लेकिन खाली स्मारक बना दें, एक दिन साल में प्रार्थना कर ले अपने। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई पिताजी को रोज याद करेंगे, खाली जब श्राद्ध आएगा खाली तभी याद करते हैं क्या? पिता को तो रोज ही याद करना होगा, माता को याद करना होगा। मैं तस्वीर अपने पीछे साथ में लगाए रखा हूँ कि भाई जो है वो तो हमेशा उनका आशीर्वाद रहना चाहिए। तो गांधी का यदि फॉलो करना है तो आप ये क्यों कहे कि खाली गांधी जयंती करके उसकी औपचारिकता पूरी करें? तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज में एक बैलेंस, चुनौतियां बढ़ी है, नए नए खतरे पैदा हुए हैं आबादी बढ़ने के साथ, लेकिन निराशा पैदा नहीं होना चाहिए। अभ्यास मंडल जैसी संस्थाएं जो ये रोल अदा कर रही है, मेरा ऐसा मानना है कि वो यही सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता पैदा हो, अपना कर्तव्य हो। भाई हम अधिकार की बात सब करते हैं, मेरा अधिकार है कि मैं अखबार निकाल सकूं, तो मेरा कर्तव्य भी तो है कि मैं ऐसी चीजें न प्रकाशित प्रसारित न करूं जिससे कि दंगा भड़के। फोन पर बात करने में यही समस्या आती है, कोई फोन अभी आ रहा है, उनको जो है तो उसको रोकना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो हमारी चुनौतियां हैं और नए लोगों के लिए भी संभावनाएं हैं, लेकिन हाँ ये सही है कि पहले से अधिक कठिन दौर अभी है। आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता की बहुत गुंजाइश है आज भी, क्योंकि समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत है। और स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, रोजगार के संबंध में, स्वरोजगार के संबंध में, कैसे स्किल डेवलपमेंट की जैसी जो योजनाएं हैं उसी सरकार की हो। जबकि आपको लोग आश्चर्य होगा कि ये जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तब उन्होंने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस काम के लिए किया था। वो क्षमा चाहूंगा, उसके बाद वो वित्त मंत्री पद से हटके जो बाद में मंत्री बने। अब आप जो बोलोगे आवाज जाएगी। हाँ जी, मेरे ख्याल समय हो रहा है क्या? मेरी सामने घड़ी नहीं है, कितना समय हुआ है, मैं ताकि आपको मैं विराम भी दे दूंगा ताकि और सवाल जवाब भी जो हो सके। तो मैं अंतिम बात ये कह रहा था कि जैसे होता ये कि स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना में जब खर्च रखा गया, दूसरे मंत्री आए, उन्होंने उसको कुछ गलत ढंग से लोगों को दिया और नहीं हुआ, लेकिन बाद में अब बड़े पैमाने पर बस्तर से लेके कश्मीर तक स्किल के लिए यदि काम होता है, उस सब में भी पत्रकारिता का एक रोल है, पंचायत का रोल है, सही समस्याओं को हम कंट्रोल कर सकेंगे। मुझे लगता है मैंने अपने अनुभव साझा किए, मेरे सामने अभी घड़ी यहाँ नहीं है, तो बेहतर होगा कि मैं आप सबको आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करूं कि कुछ आपके जो प्रश्न होंगे मैं उसका उत्तर दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
आलोक जी तो मेरे पुराने जी जी नमस्कार। मित्र हैं, बहुत आज भी उतने ही स्नेह रखते हैं। एक भारतवर्ष के शीर्ष पत्रकारों में होने से मैं अपेक्षा तो आज ये थी मुझे, आपने अपने जीवन वृत्तांत की तो सब बातें बताई। आप सच मानिए, मैं भी अब 83 साल का हो गया हूँ जी और आज का अनुभव मुझे ये बताता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और ये 7 साल में हो रहा है। और मेजर पत्र मीडिया जो है उसी झूठ को प्रसारित करता है। क्या आपको वेदना नहीं होती है? मुझे बहुत वेदना है। आपने कहा भ्रष्टाचार नहीं है, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, कोर्ट में केस है पेगासस का, कोर्ट में फ्रांस में केस है राइफल का, ये भ्रष्टाचार सहित है। और जो पूंजीवादी हैं, बहुत लोग होते हैं, अच्छी बात है, बड़ी मेहनत से हमारे संस्थान पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बने, क्या उनको बेचना? कभी तो क्यों धन संचय, वो कहावत हो रही है। मैं बड़ा निराश नहीं हूँ, मैं बहुत आशावादी हूँ। 83 साल में भी आंदोलन में भी कूद सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं युवाओं में कैसे जोश आए, युवाओं में सच्ची जानकारी कैसे पहुंचे। मैं आपका भाषण बहुत सम्मान से बहुत से सुन रहा था, मगर चूंकि आपकी जो शैली है लिखने की, और आज आपने जैसा कि अभी सब चल रहा है, पहले भी था और अभी है, ऐसा नहीं है। अब बहुत हमारा समय बहुत बहुत अपने लोग जा रहे हैं, हमें जवाब देना होगा। मैं खैर दूसरे मित्र और भी है, पूछेंगे, मेरी वेदना आप तक पहुंचे ये मैं बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल कहा। मैं आपको भी बहुत निश्चित रूप से बहुत पूजनीय मानता हूँ और आपने जो बात उठाई यही मेरे इसीलिए तो उस बातों को रखा कि भ्रष्टाचार नहीं है ये। मैंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री के खुद के ऊपर जो आरोप लगे, अब वो जब तक कोई साथ, देखिए बोफोर्स में भी आज तक नहीं मिला, मैं उसी लिए विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि उसमें तो कई प्रमाण सामने आ गए थे, स्वीडन की कंपनी ने भी कहा था। अभी मैं राफेल पर इसलिए विस्तार से, चूंकि बड़े बहस का मुद्दा है, ये प्रमाण आ जाएंगे। माफ करना, कोर्ट ने बोफोर्स में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। नहीं, अभी आप समझ बिल्कुल जिम्मेदार ठहराए ना, उसके तो प्रमाण मिले हैं ना। नहीं, प्रमाण कहाँ मिले हैं? प्रमाण तो राजीव गांधी के अगेंस्ट तो एक भी प्रमाण नहीं है। हाँ, राजीव गांधी के खिलाफ नहीं मिला, अगेंस्ट एक भी प्रमाण नहीं है, फिर भी आप ये राग गाते रहते हैं। लोग बात राग गाते क्यों? अरे जो अभी हो रहा है, जो पीछे हो गया उसका तो हम इतिहास लिखेंगे, मगर आज जो हमें फेस करना है, हमें हमारे युवकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार और न जाने क्या क्या, आज के संपादक क्या कितना महत्व है अखबारों में, वो संपादक लोग खुद जानते हैं कि मालिक कहाँ से कहता है कि क्या लिखना है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई। आज अगर सोशल मीडिया न हो तो शायद हमको कोई चीजें मालूम भी ना पड़े। देखिए आप देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा, आप यहाँ के अखबार भी उठा करके देखें, जब भी चाहे इंडियन एक्सप्रेस ने भी तब उस समय भी उठाया था, आज भी उठाया, आज भी जो छपा है, तो आप ये जो कह रहे हैं इन चीजों पर छपता है, हिंदी में भी छपता है, ये ठीक है कि आपके निगाह में कम चीजें आती होंगी, मेरा ऐसा मानना है कि, लेकिन हाँ उसके लिए यही दोषी है, जैसा भी आपने माना ना कि राजीव गांधी पर साबित नहीं हुआ, जब प्रमाण जो उसके आ जाते हैं, जिनके मान लो उसमें जो लोग थे, विन चड्ढा था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास तो पूरे, मैंने उन्हीं का इंटरव्यू किया है, स्वीडन के प्रधानमंत्री का ही, ओलोफ पाल्मे जिनसे समझौता हुआ है, देश का एकमात्र था, और मेरे सामने वहाँ 4 वो बात छोड़ दें अभी। हाँ, आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। कोई सिद्ध नहीं हुआ है, छपा है, अभी पर छपता रहा है, छपने के अलावा जो आज हो रहा है, तो हुआ, अरे अखबारों पे हो गया, जजेस पे हो गया, एक जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे प्रश्नोत्तरी रखें, बहस क्या था? क्या बातें हो रही है? चलिए, मतलब आपकी मैं आपकी प्रश्नोत्तर के रूप में रखें, बहस के रूप में नहीं। आलोक जी, यार मेरे और आपके बहस नहीं है, ये मेरे और आपके बहस नहीं है, ये बहस मेरे और आपके नहीं है। आप मेरे बहुत चाहता हूँ, उतना ही आदर है मेरे को, मगर आलोक जी कुछ तो थोड़ी सी सच्चाई परोसी। हाँ, कमी है ना, नहीं मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं कमी है, जो गड़बड़ियां हैं वो हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे
कि नीचे जो लेवल पर जो प्रमाण आते रहते हैं उन आलोक जी, अशोक बढ़ जाते हैं आवाज गई आपकी, आवाज गई आपकी। आप अनम्यूट हो गए शायद आलोक जी, अनम्यूट। आप म्यूट हो गए आलोक जी। अरे वो बोल रहे हैं पर उनका म्यूट हो गया, आलोक जी का नहीं, उनका म्यूट। आप चालू कर। जो संचालक है कृपया देखें, आलोक जी म्यूट हो गए हैं। हाँ, जी आवाज नहीं जा रही उनके पास। आवाज अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। अब देखिए, कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं आवाज दबा देती है, क्या कह सकता हूँ। मेरा डॉक्टर छपरवाल मेरा की बात प्रश्न से ये था सहमति आलोक जी, मेरा प्रश्न ये था कि ऐसे आरोप लगते रहते हैं सत्ताधारी दल पर कि ये गोदी पत्रकार या गोदी चैनल हैं इनकी। क्या विपक्ष की भी ऐसी ही गोदी चैनल, गोदी पत्रकार और गोदी अखबार हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने यही तो आपको कहा कि जिनका अब आप उदाहरण ही है, जैसे मैंने पुस्तक में जिक्र किया, जिनके अखबार नेशनल हेराल्ड तो नेहरू का निकाला हुआ था, अब उनको अखबार पर कौन अंबानी या मोदी रोक सकता है? अब कोई नहीं चला है, लेकिन उसके बाद भी ये सही है, जहाँ पर कांग्रेस की शासन रहा है उनको भी उन राज्यों में उन अखबारों पर बहुत दबाव है, या यदि नीतीश कुमार का यदि बिहार में यदि सरकार है तो उन पर भी दबाव है, ममता बनर्जी का भी दबाव है। ये कहना कि उनके भी अखबार हैं, ममता बनर्जी ने भी 2 अखबारों के, हिंदी के भी अखबार के संपादक मालिक को ही राज्यसभा में भेजा, जो वो चाहती है वही छपता है उनमें। इसलिए मोदी जी का बात छोड़िए, मैं तो आपको कलकत्ता बंगाल का उदाहरण बता रहा हूँ। और तो इसलिए जिसका जो प्रभाव रहता है, जैसे मलयालम मनोरमा में कांग्रेस सरकार ने भी तंग किया, कम्युनिस्ट ने भी किया, और आज भी उन पर दबाव हो सकता है, वो बताएं। लेकिन ये कि आज भी वो कई चीजें वीक में मलयालम में छपती है जो हमारे सामने आती है। इसलिए मेरा मानना है कि यदि कोई चाहे, समाजवादी के भी मैं जानता हूँ, मुलायम सिंह जी भी बाकायदा लिस्ट आई थी, आपको ध्यान हो, विधानसभा में भी कितना पैसा देते थे और अखबारों में भी। आज भी ऐसे अखबार हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ, जो विचार रखना चाहे, जो सरकारें या पार्टियां हैं उन्होंने अपने दबाव बना रखे हैं, नेताओं ने बना रखे हैं। आपको याद होगा दिग्गी राजा का दुनिया कहलाती थी, भोपाल का जो अखबार था, दिग्गी राजा की दुनिया कहलाता था एक समय में। तो ऐसा तो नहीं है कि उस समय नहीं था और आज नहीं है, आज भी उनके समर्थक अखबार निकाल सकते हैं। चैनल उन्होंने शुरू किया था बीच में, एक कपिल सिब्बल ने शुरू किया था, 6 महीने बाद बंद हो गया। तो देखिए, यदि मोदी समर्थक भी कोई अखबार निकाल रहा है 5 जने, और वो कितना बिक रहे हैं। आज नहीं, उसके पहले भी स्वदेश निकला, लेकिन क्या स्वदेश देश भर में छा गया क्या मोदी जी के आने के बाद? तो ये कहना कि गोदी, ये डिपेंड है अपने पर। जैसे मैंने कहा, मेरे तो फार्म हाउस नहीं है, संपादक के फार्म हाउस भी होंगे जो 20 साल बाद आए होंगे मेरे बाद। तो प्राथमिकता अखबार की भी हो सकती है, सत्ता की भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आप सहमत हैं आज के और मीडिया की कार्य प्रणाली से, आप सहमत हैं? आपको लगता है कि ये सब ठीक है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ठीक है, मेरा कहना है कि ये निरंतर प्रक्रिया है। जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो रह सकता है, जो नहीं रहना चाहता है डर के मारे कहता है जी मेरे को नहीं निकालने देंगे, तो नहीं निकल रहा है। लेकिन यदि आप चाहें तो जो लोग चाहे जो लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाने लगे अलग बात है, लेकिन अखबार भी, छोटे छोटे अखबार, आप आश्चर्य करेंगे, जो बीजेपी के ही एमएलए रहा है, मैं आपको नाम और पत्रिका के नाम भेज सकता हूँ, उनको 10 रुपए का विज्ञापन नहीं मिला पिछले 5 वर्षों में भी। तो ऐसे अखबार चला रहा है, किसी तरह पत्रिका निकाल रहा है, 10,000 को 5,000 कॉपी जहां भी लगा के अपनी जमीन बेच करके कर रहा है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, वो ठीक है, वो उनके भी लोग होंगे जो अपना करते हैं भाई, उनको जिनका इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट यदि पूरा होता है। लेकिन आप ये बताइए ना कि नंबर 1 चैनल, बड़े जिनका दाम दिया जाता है, मानी जी का लेने के बाद भी
उसका प्रसार संख्या नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 दूसरे चैनल हैं जो आलोचना छापते हैं, राजदीप सरदेसाई रोज वहां बोलते हैं, और आज तक में भी चलता है। तो वो तो बोल रहे हैं ना, उन पर तो मोदी दबाव नहीं डाल पा रहे, और जहां हमारी का अखबार चैनल है वो नहीं चल पा रहा है। तो चलने पर चल रहा है, लेकिन वैसा नंबर 1 नहीं हुआ ना, मेरा ये कहना है। यदि वही कर सकते, एनडीटीवी में भी पूंजीपतियों का पैसा है, दिखा लीजिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, उसके बाद यदि नहीं मिल रहा है, यदि उन्होंने कोई लाइन ले ली या उसके बाद कहीं पैसा विदेश में रखा हो, तो वो चैनल को दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें उतना कटना है। लेकिन फिर भी वो अपना जो विचार है सुनता, रोज रवीश कुमार नोजे बोल रहे हैं, क्या गला बंद किया गया? इसलिए मेरा मानना है कि जो कर सकता है वो कर रहा है और कर सकता है। मोदी एरा में पहले से स्थिति बेहतर हुई, आपका ऐसा मानना है? नहीं, बेहतर नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि संघर्ष जो है वो लगातार ही करना होगा यदि आप इसमें हैं। लंदन के जो अखबार हैं उनका और अमेरिका के अखबार यहाँ से बदतर है, बल्कि वहां ज्यादा गोदी है। वाशिंगटन उसमें चाइना का कितना पैसा लगा हुआ है, आप चेक करा लीजिए जरा, जो भारत के खिलाफ छापता है। अच्छा मेहता जी, कार्यक्रम के मेरा ख्याल समय की भी सीमा है, इसलिए बहस तो नहीं हो सकती। आगे बढ़े। मैं अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता जी का आभार व्यक्त करती हूँ। पद्मश्री माननीय आलोक मेहता जी, उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं आलोक मेहता साहब का बहुत बहुत आभार अभ्यास मंडल परिवार की ओर से करना चाहूँगा। एक विनम्र सिंपल से निवेदन पर आपने इतना व्यस्तता होने के बावजूद भी बहुत सार्थक जानकारियां हम लोगों को दी। प्रेस मीडिया और उससे संबंधित वाली जो विषय पे जो अभी चर्चा चल रही थी, उस वाली स्थिति में आपने स्वयं भी कहा था निष्पक्षता निडरता पत्रकार में होना चाहिए, किंतु बाकी सब अपने अपनी जो मजबूरियां या जो भी आपने उसका पूरा विवरण दिया। इसके अलावा आपने देश विदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां अभ्यास मंडल के श्रोताओं को दी, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभ्यास मंडल परिवार की ओर से सभी श्रोतागण के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जो असुविधा लगी हो उसके लिए क्षमा। नमस्कार। असहमति की ही लोकतंत्र का ताकत है। नहीं, ये क्षमा का कोई इशू नहीं है सर, आपके अपने अपने विचार वाली स्थिति है। आपके प्रति बहुत बहुत आभार है, और सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, स्वतंत्रता है ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाई हो गया।